नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मिल करके आज समाज पढ़ने के लिए। तो आज का हमारा एक नया प्रकरण है। टॉपिक तो समाज का ही है लेकिन समास नया है। इसको हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के रूप में। द्वंद्व द्वंद्व को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, दोनों मैंने लिख दिया है। तो जैसा कि पहले भी बताया था मैंने कि पदों के आधार पर भी समास को पहचाना जा सकता है कि कौन से पद जो है प्रधान है, कौन से गौण है, कौन से मुख्य है। तो इस समास की परिभाषा देखेंगे छोटा सा। समास तो बहुत आसान है, लेकिन तत्पुरुष समास की तरह से इस समास के भी भेद होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास के 6 और भेद होते हैं 7, उसी प्रकार से द्वंद्व के भी भेद होते हैं। तो पहले अभी हम परिभाषा देते हैं कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच युग्म चिन्ह लगा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कहने का मतलब कोई सामासिक पद है, उस समास को अगर हम विग्रह करते हैं तो उस समास के दोनों पदों का जो मूल्य है वो अपने अपने में दोनों महत्व रखते हैं और दोनों जो है प्रधान होते हैं। किसी एक को नकारा नहीं जा सकता, दोनों मुख्य होते हैं और उसमें युग्म चिन्ह लगा होता है। इस युग्म चिन्ह का मतलब होता है और, या, तथा, अन्य। अधिकतर और या से हम इसको अर्थ लगाते हैं। जैसे ऐसे सब जो दो पद के रूप में देखने को मिले और युग्म चिन्ह लगा हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे रात, दिन एक हो गया, दूसरा हानि, लाभ हो गया, तीसरा सार्थक, निरर्थक। कहने का मतलब रात, दिन, हानि, लाभ, सार्थक, निरर्थक, सजीव, निर्जीव, सजीव, निर्जीव, या फिर सबसे आसान है माता पिता। तो सजीव या निर्जीव, माता और पिता, कोई चीज़ सार्थक हो या निरर्थक हो, हानि हो और लाभ हो, दोनों बात है, रात हो या दिन हो। तो ऐसे शब्द को जो है आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये युग्म चिन्ह लगा हुआ है और इस युग्म चिन्ह का मतलब भी और या अन्य या तथा कुछ होता है। तो यहाँ पर आसानी से समझ में आ गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब दोनों पद प्रधान। यहाँ आप लिख सकते हैं दोनों पद की प्रधानता। जहाँ दोनों पद की प्रधानता हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब आई बात तो थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि द्वंद्व समास के भेद कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे द्वंद्व समास के भेद। तो इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है पहला इतरेतर, इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक द्वंद्व
और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। तो ये 3 प्रकार के इसके भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। जैसा कि जो उदाहरण हमने दिया है, यही उदाहरण जो है इसमें भी परिवर्तित होकर के लिखे जा सकते हैं। तीनों का उद्देश्य वही है जो हमने ऊपर की परिभाषा में उदाहरण में दिया है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इतरेतर का मतलब होता है, इसको कह सकते हैं इतर जोड़ इतर, मतलब हर एक पद का अलग अलग महत्व। ये किसमें किसमें हो सकता है? स्त्री प्लस स्त्री में, स्त्री के साथ स्त्री जोड़ पुरुष, और पुरुष जोड़ स्त्री, और पुरुष जोड़ पुरुष। यानी 4 रूपों में हम देख सकते हैं कि जहां पर दोनों स्त्रियां हो, स्त्रीलिंग हो कोई समासिक पद, जैसे सीता गीता, या दूसरा कुछ ले सकते हैं सीता और गीता, ठीक है, या दूसरा सुमन कुसुम। हमने एक फूल का 2 बार नाम लिया, सुमन और कुसुम। तो सुमन और कुसुम दोनों किसके पर्यायवाची हैं? फूल के। तो इस प्रकार से हम जो है कह सकते हैं कि अगर आपको ये पुष्प को परेशानी दिख रही है तो आप किसी भी औरत का, स्त्री का नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से स्त्री के साथ पुरुष, यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, सीता और गीता, सुमन भी और कुसुम भी, दोनों स्त्रियों के ही नाम है। स्त्री के साथ पुरुष इतरेतर द्वंद्व में हर एक का महत्व है अपनी जगह पर, जैसे राधे श्याम, पहला पद हो गया राधे, दूसरा हो गया श्याम। इस प्रकार से दोनों पद प्रधान है। या सीता राम, सीता जी का नाम पहले, प्रभु श्री राम का नाम बाद में। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार हो सकेगा। अब देखिए पुरुष और स्त्री, यहाँ पर अगर पुरुष का नाम लिया पहले शंकर, और यहाँ लिख दिया पार्वती, बीच में युग्म चिन्ह लगा है शंकर और पार्वती। या कृष्ण राधिका, बीच में युग्म चिन्ह लगाना न भूलें। पुरुष के साथ पुरुष, दोनों पद यहाँ पर देख लिया, पार्वती और शंकर को, कृष्ण और राधिका को। यहाँ पर पुरुष के साथ पुरुष, जैसे आप संस्कृत में देखते हैं कि राम लक्ष्मण, यानी राम और लक्ष्मण, यहाँ कृष्ण बलराम, एक साथ दोनों पद देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से यह जो है वैकल्पिक पद अब हम पढ़ेंगे। इतरेतर द्वंद्व जो है समझ गए होंगे आप। इसके साथ साथ एक और होता है, इतरेतर द्वंद्व में एक और उदाहरण दे सकते हैं जहां पर 2 संख्याएं मिलकर के एक ही संख्या में 2 संख्याओं का जो है रूप देखने को मिलता है। जैसे देखिए संख्या के रूप में कैसे देखेंगे? जैसे हमने लिखा 24, इसका अगर विग्रह करेंगे तो लिखेंगे 4 और 20, तो 4 और 20, तो यहाँ 24 में यहाँ हम हल्का सा युग्म लगा देंगे। या 36 लिखेंगे तो 30 और 6, इसी तरह से और कर सकते हैं 57, 50 और 60। तो जहाँ पर एक ऐसी संख्या जिसमें 2 संख्या अपने आप स्पष्ट रूप से दिख रही हों, वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। आप इसको निश्चित रूप से याद रखें, ध्यान रखें कि द्विगु समास के सारे संख्यावाची जो है शब्द या उदाहरण द्विगु समास होते हैं, लेकिन जहाँ उन उपसर्ग होता है वहाँ अव्यवहारिक समास होता है, चाहे 29 हो 39 हो। वहीं पर जहाँ पर 2 क्रमागत जो है शब्द एक रूप में हो और अलग करने पर 2 संख्याएं अपने आप स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो, वहाँ पर क्या होता है? इतरेतर होता है। जैसे 36, 24, 50, 60, 57। आइए हम दूसरा समास देखते हैं, वैकल्पिक। तो इसको हम अगर इसका विग्रह करते हैं या संधि विग्रह विच्छेद करते हैं
तो विकल्प जोड़ एक, यानी हर एक को विकल्प में देखा जा सकता है। परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, जगह और समय के कारण आप मेरी बात को समझें। परिभाषा को ऐसे ही मौखिक रूप से समझ लें, जहां पर हर एक पद का विकल्प हो और विकल्प लेने पर दोनों पद प्रधान हो। इसको हम विपरीतार्थी रूप में देख सकते हैं, जहां पर विपरीत शब्द दिखाई दे, जैसे रात दिन, लाभ हानि, यानी नुकसान भी है, फायदा भी है, रात भी है, दिन भी है। ठीक है, सजीव और निर्जीव, सार्थक और निरर्थक। यानी विकल्प में जो है आप किसी दूसरे को पद को नकार नहीं सकते, दोनों पद जो है मुख्य हैं। कुल मिलाकर के द्वंद्व समास ही हम पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर वैकल्पिक, वहाँ पर जो है द्वंद्व समास होता है। यहाँ वैकल्पिक में हम देख रहे हैं विकल्प के रूप में भी जो है यह देखने को मिला। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य एक तरह अच्छे कर्म में है, पुण्य कर्म है, एक तरह पाप कर्म। अब आइए हम यहाँ देखते हैं समाहार। आपने वैकल्प में देख लिया, वैकल्पिक में विकल्प, और इतरेतर में इधर उधर अलग करके। समाहार का मतलब होता है समूह, जहां पर कोई भी सामासिक पद समूह के रूप में अलग किया जाए, समूह के रूप में होने के बावजूद विग्रह किया जाए, तो दोनों पदों के जो है रूप जो है मुख्य माने जाए, वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। एक तो होता है समानार्थी के शब्द में, जहां पर एक समान दिखाई दे, समानार्थी के रूप में। तो समानार्थी में क्या देखेंगे हम, जैसे कपड़े लत्ते, तो कपड़ा का समानार्थी है, निरर्थक शब्द बोल देते हैं। जैसे देखो कपड़े लत्ते, ये जो है सार्थक और निरर्थक में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कीट पतंगे, ठीक है, रोटी वोटी। तो यहाँ पर सार्थक और निरर्थक शब्दों के रूप में भी जो है हम द्वंद्व समास कह सकते हैं। और दूसरी बात है, जहाँ पर कोई शब्द समानार्थी हो, ये सार्थक निरर्थक हो गया। समानार्थी में देख लीजिए, जैसे रोटी दाल, रोटी के साथ दाल, नमक के साथ मिर्च, नमक और मिर्च ये समानार्थी शब्द है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य को भी देख सकते हैं। तो या फिर हम कह सकते हैं साग सब्जी, दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सार्थक निरर्थक के रूप में भी और समानार्थी शब्द के रूप में भी आप देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान हैं। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान हैं, और इसके रूप को विभाजन करने के बावजूद भी तीनों भेदों में भी दोनों पद प्रधान हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब उदाहरण निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो बहुत जल्द हम अगले समास के रूप में के साथ में आपसे मिलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।